मॉर्निंग। दिस इज फिजियो आनंद रिप्रेजेंटिंग रिमोट फिजियो। आज हम 15वें दिन पर हैं। ये स्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं कि रिहैब टेक क्यों जरूरी है। कॉमनली एक सेंटेंस सुनने में मिलता है कि फिजियो ने जो एक्सरसाइजेस प्रिस्क्राइब की उसको करने से दर्द बढ़ गया, या एक्सरसाइजेस जो बताई उसको मैं फॉलो नहीं कर पाया, या एक्सरसाइजेस के लिए मुझे तकलीफ हुई और एक्सरसाइजेस को मैं उतने अच्छे से नहीं कर पाता हूं जितना अच्छे से मैं क्लिनिक पे कर लेता था। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये नहीं है कि वो एक्सरसाइजेस फेल हो गई हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि उनको एग्जीक्यूट करने का जो तरीका है उसमें हमने कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार की गलती या लापरवाही की है। अब ये लापरवाही जानबूझ के नहीं होती, बट ऑब्वियस है कि जब हम कोई एक्टिविटी करने जा रहे हैं और जब एक क्वालिफाइड फिजियो जब सामने होते हैं तो वो हमारी गलतियों को बता देते हैं और उन गलतियों को सुधार के हम उन एक्सरसाइजेस को, उन एक्टिविटीज को सही से करने लगते हैं। ये जितनी भी थेरेपेटिक एक्सरसाइजेज हैं ये जनरलाइज एक्सरसाइजेज से कैसे डिफरेंट है? जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, थेरेपेटिक एक्सरसाइजेज है, यानी कि ये हमारी बॉडी के किसी न किसी प्रकार की प्रॉब्लम को करेक्ट करने के लिए है। जब प्रॉब्लम है तो वैसे भी हम नॉर्मल मूवमेंट तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। जब प्रॉब्लम है तो मूवमेंट जैसे नॉर्मल एक्सरसाइजेज में होता है वैसे होगा नहीं। मूवमेंट करने पे या तो दर्द होगा या कंपनसेशन होगा, यानी कि जिन मसल्स को मूवमेंट करना है उसकी बजाय दूसरी मसल्स काम कर रही होंगी। तो कहीं ना कहीं पे मूवमेंट का अल्टरेशन तो होगा, लेकिन उसी अल्टरेशन को सुधारने के लिए, आइसोलेट मूवमेंट करने के लिए, यानी एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ मसल पे मूवमेंट करने के लिए टिपिकल एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन होता है। नहीं तो हर किसी को पता है कि हाथ पैर कैसे मूव करना है, हर कोई कर सकता है एक्सरसाइजेस, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन क्वालिफाइड फिजियो आपके उस अडेप्टेशन को, उस डिविएशंस को, उन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके जिन मसल्स में, जिन मूवमेंट्स में हमें एम्फेसाइज करने की जरूरत है उनको प्रिस्क्राइब करते हैं। और जनरली हम यहीं पे इसकी इंपॉर्टेंस समझने में चूक खा जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर उन्होंने एक कंधे को ऊपर उठाने के लिए, हाथ को ऊपर उठाने के लिए एक सिंपल सी एक्टिविटी बताई है तो उसे हम मिसजज कर लेते हैं नॉर्मल जो हमारी एक्टिविटी है उसके साथ में। उस पैटर्न को, उस मूवमेंट को, उन एंगल्स को, इन सबको कहीं ना कहीं हम ध्यान नहीं दे पाते और ये चीज कहीं ना कहीं डिविएट होती चली जाती है। फिजियोस के पास अपने इतने पेशेंट्स होते हैं कि वो इतना टिपिकली, इतना बारीकी से आपको समझा पाए उस समय पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे रिहैब टेक काम आता है। रिहैब टेक यानी कि एआई बेस्ड हमारे फीडबैक मैकेनिज्म, हमारे वीडियोस, हम जब एक्टिविटी कर रहे हैं वहां पे इंटर्न फिजियो या जूनियर फिजियो की गाइडेंस, या क्या नाम है, किसी न किसी प्रकार का फीडबैक मैकेनिज्म, इन सब चीजों में काम आता है। नाउ आई एम गोइंग टू एनैमोरेट 10 प्रिंसिपल जिनको आधार बनाकर थेरेपेटिक एक्सरसाइजेस की जाती है। इन 10 बातों का ध्यान रखा जाता है जब भी कोई एक्सरसाइज को प्रिस्क्राइब करते हैं, थेरेपी के पर्पज से, ट्रीटमेंट के पर्पज से, जनरलाइज पर्पज से नहीं। जनरलाइज पर्पज से अगर किसी को स्ट्रेंथ डेवलप करनी है तो उसे बोला जाता है कि स्क्वाट्स करिए। वो स्क्वाट अपनी स्ट्रेंथ को डेवलप करने के लिए कर सकते हैं क्योंकि उनकी मसल्स एक केपेबल स्थिति में है। लेकिन वहीं पे एक पेशेंट जिसको हम बहुत समय के बाद में, बहुत समय तक जो बेड पे था और जब वो थोड़ा सा चलना शुरू हुआ और स्ट्रेंथ डेवलप हुई और अब हम इसके स्क्वाट्स को प्लान करना चाहते हैं, तो ये वाले स्क्वाट्स और जनरलाइज स्क्वाट्स में जमीन आसमान का अंतर है। यहां पे हमारा पर्पस है मसल्स को रीट्रेन करना, इंटीग्रिटी को बनाए रखना, लेकिन किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम को नहीं बढ़ाना। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम यानी ओवरडू कर देंगे तो इंजरी हो जाएगी, अंडरडू करेंगे तो स्ट्रेंथ नहीं डेवलप होगी। तो ये बड़ी फाइन सी लाइन होती है। जैसे कि मेडिसिन में होता है, हर किसी को पता है कि पैरासिटामोल खाने से बुखार कम होता है, फिर भी हम डॉक्टर के पास पैरासिटामोल के डोसेजेस के बारे में क्यों बात करते हैं? क्योंकि ज्यादा मात्रा में ज्यादा दिनों तक खाने से इसके दुष्परिणाम भी होते हैं। और लगातार खाने से अगर कोई चीज हमारी पैरासिटामोल से नहीं ठीक हो रही है, कोई फीवर हमारा पैरासिटामोल से नहीं ठीक हो रहा है, तो व्हाट आर द रूट कॉजेज और क्या मेडिसिन में अल्टरेशन करना है, ये डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं सेम एक्सरसाइजेस के साथ में। हम उन 10 प्रिंसिपल्स के ऊपर अभी बात करेंगे और रिहैब टेक इनमें कैसे मदद करता है इसके बारे में बताएंगे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट होता है पोस्चर और स्टार्टिंग पोजीशन। अगर किसी व्यक्ति को
पैर को घुटने से पैर को सीधा करने के लिए कहा जा रहा है और वो व्यक्ति बैठ नहीं सकता है, तो घुटने के मूवमेंट लेटकर भी कराए जा सकते हैं, उल्टे लेटकर भी कराए जा सकते हैं। जैसी पेशेंट की कैपेबिलिटी है उस कैपेबिलिटी के आधार पे मूवमेंट्स को डिजाइन किया जा सकता है। सही स्टार्टिंग पोजीशन जिससे कि स्ट्रेंथ प्रॉपर्ली डेवलप हो इंपॉर्टेंट होती है। सेकंड नंबर पे होता है एडिक्वेट सपोर्ट। जब भी हमारी मसल्स वीक होती हैं तो वो कंपनसेशन करती ही करती हैं। अगर आप अपना हाथ उठा रहे हैं और बाइसेप में प्रॉपर ताकत नहीं है, आपकी इन मसल्स में प्रॉपर ताकत नहीं है, तो कंधे की मांसपेशियों का यूज करते हुए आप हाथ उठाएंगे। ये जो कंधे की मांसपेशी का यूज हुआ, ये कंपनसेशन, ब्रेन हमारा बहुत शार्प है, ब्रेन हमारा इन चीजों को रिकॉर्ड करता है कि आपको तो ये टारगेट पूरा करना है ना, कैसे पूरा करना है, लेट मी डू इट। तो अगर आपकी एक मांसपेशी नहीं काम कर रही है तो बाकी की मांसपेशियों को भी उस काम में लगा देते हैं। अब जब हम रीट्रेन करना चाहते हैं इस मांसपेशी को, तो अगर हमने प्रॉपर सपोर्ट या प्रॉपर एंगुलेशन नहीं दिया तो कैसे रीट्रेन होगा? ऐसे ही रीट्रेन होगा, जिसमें कि जो अडेप्टेड मसल्स हैं वो ज्यादा रीट्रेन होंगी, बल्कि टारगेटेड मसल्स हमारी उतनी रीट्रेन नहीं हो पाएंगी। प्रॉपर स्टार्टिंग पोजीशन, एडिक्वेट सपोर्ट। तीसरे नंबर पे आता है अंडर द लिमिट ऑफ पेन। हमेशा से एक कॉमन कहने में आता है चीजों का कि एक्टिविटी, अगर आपको दर्द हो रहा है तो एक्टिविटी मत करो। मसल्स में अगर एक्टिविटी नहीं करेंगे तो दूसरा सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन है, वो है डिसयूज का, वो प्रमोट हो जाएगा। डिसयूज अगर होगा तो वो कॉम्प्लिकेशन की वजह से मसल और वीक होती चली जाएगी। एक्टिविटी नहीं करना एक नॉट सो गुड सजेशन है। हाँ, एक्टिविटी नहीं करने के पीछे मेन पर्पस क्या होता है कि इंजरी ना बढ़ जाए। तो जब हम अंडर द लिमिट ऑफ पेन और क्वालिफाइड फिजियो से पूछ करके ये वाले मूवमेंट्स में पेन बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, या ये वाले मूवमेंट में इंजरी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, क्वालिफाइड फिजियो से पूछकर अंडर द लिमिट ऑफ पेन अगर वो मूवमेंट प्रमोट करते हैं तो हमारी मसल्स को प्रिजर्व किया जा सकता है, जिससे कि जैसे ही वो इंजरी ठीक होती है तो उस लिमिट वाले पेन के ऊपर हम जा सकें। और ग्रेजुअली हमारा ब्रेन जब देखता है कि मूवमेंट हो रहे हैं तो हीलिंग उन जगहों की और फास्टर हो जाती है, प्रोटेक्टिव स्पाज्म और कम होता चला जाता है। तो अंडर द लिमिट ऑफ पेन आता है। तीसरे नंबर पे आती है मेंटल इमेजिनरी। किसी भी मूवमेंट को करने के पर्पस सिर्फ मसल्स के ऊपर चेंज लाना नहीं है, उन चेंजेस को ब्रेन में रजिस्टर करना भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है थेरेपी का। अब वो ब्रेन में रजिस्टर कैसे होंगे? अगर आपको किसी ने बोला कि अपने हाथ को ऊपर उठाइए और आपने फटाफट गाने सुनते हुए या कुछ बात करते हुए 10 बार हाथ को ऊपर उठा लिया, ठीक है, सबकॉन्शियसली ये हो गया मूवमेंट। बट आप इमेजिन कीजिए कि इसी मूवमेंट को आप डेडिकेटेडली सोच कर रहे हैं और इन मूवमेंट को मन में विजुअलाइज कर रहे हैं। ये काफी हद तक मदद करता है उन जगहों पे, खासकर जहां पे वीकनेस है, कहां पे जहां पे मेंटल ब्लॉक बना हुआ है, जहां कहीं भी वो मूवमेंट डी रजिस्टर हुए बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजन, डिसयूज बोले या इंजरी बोले या काफी समय तक नहीं यूज करने की वजह से वो बोले, तो वो ब्रेन हमारा उन मूवमेंट्स को रजिस्टर करता है, अच्छे से मोटर यूनिट रिक्रूट होती है और ये मदद करता है। तो मेंटल इमेजिनेशन यानी कि यू शुड एंजॉय योर एक्सरसाइजेस, यू शुड नॉट डू दोज एक्सरसाइजेस लाइक ओके फाइन जस्ट कंप्लीट इट, 10 बार करने के लिए बोला है तो फटाफट 10 बार कर लेते हैं, डन, 30 सेकंड में 10 बार हो गया, हमारा काम डन। आपने बोला था एक्सरसाइज करने के लिए, हमने कर लिया। पांचवें नंबर पे आता है रिदम एंड कंट्रोल। इन्हीं मूवमेंट्स को, अगर कोई व्यक्ति हाथ ऊपर की तरफ उठा रहा है, कोई भी एक्सरसाइज कर रहा है, अगर वो स्लो, रिदमिक और कंट्रोल में नहीं है, तो मोमेंटम एक ऐसी चीज है जहां पे एक बार आपने मूवमेंट को इनिशिएट किया, हो सकता है कि उस मोमेंटम की वजह से, यानी उस एक समय के फोर्स और एक समय के दूसरे वेक्टर्स की वजह से वो मूवमेंट हो जाए, लेकिन उस मूवमेंट का फायदा नहीं मिलता। रिदमिक का फायदा क्या रहता है? एक तो इंजरी के चांसेस कम हो जाते हैं, ब्रेन हमारा प्रॉपर्ली उस मूवमेंट को रजिस्टर कर पाता है, दूसरा उन जगहों पे जो स्ट्रेंथ मिलनी है प्रॉपर मोटर यूनिट रिक्रूटमेंट के, वो मिल पाती है। तो डेफिनेटली रिदम एंड कंट्रोल पांचवा प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है। छठवां प्रिंसिपल हमारा था कंसिस्टेंट फोर्स। पूरी ताकत लगा के, सांस रोक के पूरी ताकत लगा के इसको मूवमेंट करने का कोशिश कर रहे हैं, डजंट हेल्प।
एक कंसिस्टेंट फोर्स, ठीक है आज हमारा पैर या आज हमारी एक्टिविटी कम हो पा रही है, लेकिन अगर उसको हम कंसिस्टेंटली करेंगे तो ब्रेन भी रजिस्टर करेगा, मूवमेंट मसल्स में स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी और ग्रेजुअली इंजरी भी कम होगी, और कंसिस्टेंटली हम पाएंगे कि ये जो फोर्स है, ये जो स्ट्रेंथ है, वो धीमे धीमे करके डेवलप होती चली जा रही है। एक ही दिन में पूरा किला नहीं फतेह करना, एक ही दिन में नहीं पूरी ताकत लगा के, पूरा जोर लगा के पूरी एक्टिविटी को करना है। दैट इज वाई प्रिस्क्रिप्शन इज रिक्वायर्ड इन एक्सरसाइजेस। यही कारण है, और रिहैब टेक यहीं पे मदद करता है कि इन एक्टिविटीज को कैसे मॉनिटर किया जाए। 7वें नंबर पे आता है ब्रीथ नॉर्मली। कई बार देखने में मिलता है जैसे हमने एक्टिविटी की और वो फोर्सफुल एक्टिविटी है, उसमें थोड़ी सी ज्यादा ताकत लग रही, एक तो हमने बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने की कोशिश की और ऊपर से पूरी एक्टिविटी में सांस रोक कर बैठे हुए, पूरा कंसंट्रेशन वहां पे डाल दिया, सोच करके कंसंट्रेशन वहां पे डाला हुआ है, बट अल्टीमेटली यू आर डिप्राइविंग द एंटायर बॉडी फ्रॉम द नॉर्मल ब्रीथ और नॉर्मल ऑक्सीजनेशन। वो हीलिंग में हेल्प नहीं करता। और ब्रीदिंग रोककर अगर आप एक्टिविटी कर रहे सॉरी ब्रीदिंग रोककर अगर आप एक्टिविटी कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं कंपनसेटरी मूवमेंट्स को प्रमोट करता है। नेक्स्ट इज प्रोग्रेस ग्रेजुअली, आई एम सॉरी प्रोग्रेस ग्रेजुअली। एक ही दिन में किला नहीं फतेह करना, जैसे मैंने बताया। अगर आज आपकी बॉडी अलाउ कर रही है बिना वजन के एक्सरसाइजेस करने के, और वजन डालते ही थोड़ा सा पेन आ रहा है, तो हम इस वजन वाली एक्टिविटी को या रेजिस्टेंस वाली एक्टिविटी को कुछ समय के बाद करेंगे, ग्रेजुअली करेंगे, फिजियो से बात करके हम इसको बढ़ाएंगे। रिहैब टेक यहाँ पे भी मदद करेगा कि इमीडिएटली आप उनसे बात कर सकें, इमीडिएटली अपनी एक्सरसाइजेस को स्विच कर सकें। जैसा कि मैंने पहले कहा कि अंडरडू करेंगे तो स्ट्रेंथ नहीं आएगी, ओवरडू करेंगे तो इंजरी हो जाएगी। दोनों चीजों के बीच में बैलेंस बनाए रखना है, इसीलिए क्वालिफाइड फिजियो की जरूरत है, इसीलिए रिहैब टेक की जरूरत है। नेक्स्ट इज फॉलो द प्रिस्क्राइब्ड रेजिम। यस, 9th प्रिंसिपल, फॉलो द प्रिस्क्राइब्ड रेजिम। अपनी तरफ से पड़ोसी के द्वारा बताया हुआ या किसी भी अधूरे ज्ञान से बताए हुए व्यक्ति की बात न मानते हुए, एक क्वालिफाइड फिजियो ने अगर बताया है कि ये वाली एक्टिविटी इतने रिपीटिशन करना है, इतने समय करना है, कीजिए। इसी के कॉन्ट्राडिक्टरी में 10वां प्रिंसिपल बताने जा रहा हूं, वो है लिसन टू योर बॉडी। क्वालिफाइड फिजियो ने भी अगर एक एक्सरसाइज प्रिस्क्राइब की है और उसने बताया कि ये रिपीटिशन आपको 10 से 15 बार करने हैं और इसके 2 से 3 सेट करने हैं, तो उस कंडीशन में भी अगर आपको पेन बढ़ा, अगर आपने 10 बार किया और 10 बार में आपको पेन का एहसास हुआ, प्लीज डू कंसल्ट विथ योर फिजियो, प्लीज डू लिसन टू योर बॉडी। वो जो प्रिस्क्रिप्शन है वो अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस के आधार पे है। वो प्रिस्क्रिप्शन ब्रह्मा जी की वाणी नहीं है कि वो करने से ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब हम प्रिस्क्राइब करते हैं तो एक अजम्पशन के साथ में, हमारे क्लिनिकल एक्सपीरियंस के साथ में, आपकी क्लिनिकल कंडीशन के हिसाब से उसको प्रिस्क्राइब करते हैं। लेकिन अगर उसको करने से पेन में एग्रेवेशन हुआ है तो इट डजंट मीन कि नहीं हमने जानबूझ के एक्टिविटी को बढ़ा दिया या समथिंग समथिंग लाइक दैट। ऐसा होता है मेडिकल साइंस में। अगर आप एक कोई B12 का इंजेक्शन भी लेता है, कोई एक मिथाइल कोबलामिन का इंजेक्शन भी लेता है, या D3 का इंजेक्शन भी लेता है, विटामिन डी का भी इंजेक्शन लेता है, एक नॉर्मल सप्लीमेंट भी लेता है, उसकी बॉडी में भी रिएक्शन होने के चांसेस होते हैं। तो मेडिकल साइंस में तो बॉडी जब भी कोई भी चीज प्रिस्क्राइब होती है तो उसके रिस्पॉन्सेस के ऊपर निर्भर करता है। क्यों सेफ माना जाता है मेडिसिन को? क्योंकि वो इतने क्लिनिकल ट्रायल्स के ऊपर से गुजरी है। लेकिन क्या क्लिनिकल ट्रायल्स ये कहते हैं कि नहीं 100 पेशेंट हैं तो 100 के 100 के ऊपर पॉजिटिव रिजल्ट आया है? तो क्लिनिकल ट्रायल कहते हैं कि मेजॉरिटी में अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, और हमेशा मेडिकल साइंस मेजॉरिटी के ऊपर ही वर्क करती है। सेम विद द एक्सरसाइजेस, सेम विद एक्सरसाइजेस। जो एक्सरसाइजेस प्रिस्क्राइब की है, अगर उनमें दर्द ऊपर नीचे हुआ और रिहैब टेक की मदद से आपने इमीडिएटली इन्फॉर्म कर दिया कि नहीं मेरा इस एक्टिविटी को करने के बाद दर्द बढ़ गया, फिजियो कैन रीथिंक, रीडिजाइन, रीपर्पस योर एंटायर एक्सरसाइज रेजिम। यही इंपॉर्टेंस है टाइमली बताने का, यही इंपॉर्टेंस है इन 10 प्रिंसिपल्स को डेडिकेटेडली फॉलो करने का। क्यों? क्योंकि किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम से, मेडिकल प्रॉब्लम से, यानी बॉडी में हुई हेल्थ प्रॉब्लम से बाहर आने का 3 मेजर रीजन है। पैथोलॉजी है तो दवाइयां, मेडिसिन आपको मदद करेंगी। उसको प्रॉपर मेडिसिन को एब्जॉर्व कराना है, प्रॉपर मेडिसिन का अच्छा असर लेकर आना है, न्यूट्रिशन काम करेगा। न्यूट्रिशन के बाद में आता है मूवमेंट। अगर मूवमेंट नहीं है प्रॉपर
अगर प्रॉपर एक्टिविटी नहीं है तो न्यूट्रिशन ऑफ और क्या नाम है हमारा फार्मेसी, ये दोनों की दोनों कहीं ना कहीं पे सबसाइडेड है, क्योंकि क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए मूवमेंट भी उतना ही एसेंशियल है और कंप्लीट रिकवरी के लिए ये तीनों का मिलना जरूरी है। तो मूवमेंट साइंस को एनहेंस करने के लिए जरूरत है प्रॉपर थेरेपेटिक्स की, प्रॉपर फिजियोथेरेपी की, और रिहैब टेक उसको अच्छे से मॉनिटर्ड वे में लोगों तक पहुंचाने का काम करता है। सो दैट्स व्हाई एक्सरसाइजेस डजंट फेल, यस, एग्जीक्यूशन मे। थैंक्स।